Hello everyone. So today was the big day for all those who were appearing in the UPSC CSC Prelims 2024. आप में से काफी लोग हो सकता है आज काफी डिसहार्टेंड हो कि आपके कुछ एक दो सिली मिस्टेक की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और आपको हो सकता है ये एग्जाम फिर से देना पड़े। वहीं कुछ लोग होंगे जो शायद बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड होंगे कि उनका पेपर काफी अच्छा गया है एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। बट इस टाइम पे आपको हाइपर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वेट फॉर वन डे। कुछ 2-3 अच्छी आंसर कीज आ जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली कल आफ्टरनून तक। आप उनसे अपने आंसर्स को मैच कीजिए और फिर देखिए कि कैसा आपका कट ऑफ या कैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, क्या कट ऑफ जा सकती है, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। नेक्स्ट से मैं 2 कैटेगरीज के लोगों के लिए बताऊंगी। दैट इज वन, जो कि कट ऑफ रेंज में भी नहीं आ रहे हैं, 1-2 नंबर से उनका मिस हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। एंड अनदर कैटेगरी इज कि जिनकी कट ऑफ से काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या कट ऑफ क्लियर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, उनको कैसे मेंस के लिए आगे बढ़ना है। सो लेट अस बिगिन। So today in this video we will analyze the UPSC CSC prelims paper, the cutoff and what steps you should take next. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यूपीएससी जो अपना कन्वेंशनल पैटर्न था या जो जनरल इंडस्ट्री में एक कन्वेंशन था कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा एम्फेसिस दीजिए, ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरी पहले की भी कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी ऐसे सिनेरियो पे मत जाइए या किसी भी ऐसे अगर कोई कह रहा है कि ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं या इसके ज्यादा आ जाएंगे, इस पर आप मत जाइए। ठीक है, आप एक प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। आज से काफी साल पहले ज्योग्राफी का ट्रेंड काफी ज्यादा था और इस बार फिर से हमने देखा कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से 16 क्वेश्चन आए थे। अगर हम एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 2 और 1 क्वेश्चन आया है, बट द क्वेश्चन वाज इजी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंशियंट और मिडिवल पूरा पूरा छोड़ने की बात करते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि हम इसको इतना क्यों पढ़ रहे हैं, बट इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो दे वर क्वाइट इजी। तो अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा साफ ही हो गया, बस एक क्वेश्चन आया मॉडर्न हिस्ट्री से। So this shows that you should be prepared for unpredictability in this examination. Then art and culture से there were 3 questions और थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स का ओवरलैप भी हो रहा था। इकोनॉमी और पॉलिटी ये अपनी जगह, इनकी जगह अभी भी वैसी की वैसी ही है। देयर वर 12 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी एंड 19 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस वर डुएबल, ऑल्दो देयर वर सर्टेन टफ क्वेश्चंस भी थे कुछ इसमें जो कि बाउंसर थे, लेकिन काफी क्वेश्चंस डुएबल थे। सो दिस शोज कि इकोनॉमी और पॉलिटी 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। देन अगेन एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट के 14 क्वेश्चंस और साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चंस। सो अगेन देखो यहाँ पर अब आप देखिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम इतनी सारा पढ़ के जा रहे हैं, वहीं एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आपको काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। सो दिस शोज कि आपको एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। देन करंट अफेयर्स वाज ऑल्सो मतलब डुएबल थे, काफी क्वेश्चंस डुएबल थे अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़े। देन देयर वर 2 क्वेश्चंस जिनको मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में डाला है, जो कि थोड़ी टफर साइड पे थे, जनरली करंट अफेयर्स में आपको नहीं मिलते। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी। चलिए अब आगे बात करते हैं व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर। तो काफी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं दैट द पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट इस टाइप का, बट आई वुड नॉट से कि ये बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। जो वेटरन्स है काफी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए काफी मॉडरेट पेपर था। इनफैक्ट एंशियंट और मिडिवल काफी इजी आया, पॉलिटी से 19 क्वेश्चंस आए, अगेन इकोनॉमी से 12 क्वेश्चंस। ऑन द अदर हैंड द सीसैट पेपर आल्सो दिस टाइम वाज इजियर देन द लास्ट ईयर। और साथ में अगर जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, अगर हम इसके ऑप्शंस एनालाइज करें तो फिर से यूपीएससी ने अपना पुराना वाला पैटर्न अडॉप्ट किया है, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, जहां पर आप एलिमिनेशन ट्रिक का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसमें अगेन जैसे कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा मिथ चल रहा था कि एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है और
बच्चे इस बार उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बट यूपीएससी कीप्स ऑन रिपीटिंग इट्स पैटर्न अगेन एंड अगेन। तो आपने अगर अच्छे से 1, 2 एंड 3 वाला एलिमिनेशन प्रैक्टिस किया होगा तो उन लोगों को ये पेपर काफी इजी लगा होगा। सो अगर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर की मैं बात करूं, सो इट वाज मॉडरेट टू इजी, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। इनफैक्ट आई वुड से कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, जहां पर ऑप्शंस में सिर्फ ओनली 1, ओनली 2, तो वहां पर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप कुछ पार्शियल नॉलेज के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। साथ में यहाँ पर अगेन यूपीएससी ने कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि देयर आर नो पैरेबल्स इन दी उपनिषद, सो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सो इससे अगेन एक और लेसन आप सीख सकते हैं कि पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ लेट्स कम अपॉन द कट ऑफ रेंज। सो कट ऑफ सीसैट का पेपर भी मैंने देखा, सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज क्वाइट इजी। अगेन यूपीएससी ने इसमें अपना ट्रेडिशनल फॉर्मेट फॉलो किया है, जहां पे एक लॉन्ग पैसेज था जिसको पढ़ने से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी की जगह पे हम देखें तो प्रीवियस ईयर उसने क्या किया था कि 2-3 पैरास थे जहां पे डिफरेंट बातें हो रही थी एंड देन यू आर जस्ट एबल टू सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस। क्वांट अगेन डिफिकल्ट साइड पे था बट लास्ट ईयर से कम डिफिकल्ट था एंड रीजनिंग वाज प्रेटी मच डुएबल। सो मोर ओवर सी सेट में अगर एक और चीज देखें तो लास्ट ईयर बहुत सारे वेटरन्स यूपीएससी प्रीलिम्स से आउट हो गए थे जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट क्वालिफाई सी सेट। तो सी सेट की इस बार लोगों ने तैयारी भी अच्छे से की होगी। दूसरी चीज, पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सा इजी आ गया। तो अगेन सी सेट के पेपर को देखते हुए जीएस के पेपर का जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे आई वुड से द कट ऑफ विल होवर बिटवीन 100 to 105 ±2, बट स्टिल मुझे लगता है कि कट ऑफ 110 के अराउंड भी जा सकती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जैसा भी आपका पेपर गया, जिनका खराब गया या जिनका अच्छा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज आप सो लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जिनका पेपर खराब गया है, देखिए अब जो हो गया वो हो गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मे बी आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देना हो, मे बी आपको नेक्स्ट ईयर पेपर ना देना हो, बट स्टिल आपने ये पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस दिए हैं। तो आज के लिए आप बस रेस्ट कीजिए और कुछ भी मत सोचिए कि आपका होगा आपका नहीं होगा। कल तक का वेट कीजिए, लेट सम गुड आंसर कीज कम आउट, और उसके बाद आप 2-3 अच्छे इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज से अपने पेपर को मैच कीजिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट, जिन लोगों का हो रहा है, दैट मीन्स की हु आर स्कोरिंग मोर देन 100, उनको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। और आप पहले 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, आज सो लीजिए, कल सो लीजिए, मे बी थोड़ा बहुत कुछ मूवी देख लीजिए, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस विथ फुल फोर्स। और ये फुल फोर्स के पीछे 2 रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर दिस टाइम थोड़े कम दिन है, अराउंड 80 to 85 डेज ही हैं आपके पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी बात, इस पेपर को देखते हुए मुझे अगेन लगता है कि वेटरन्स इस पेपर को ज्यादा क्वालिफाई करेंगे इन कंपैरिजन टू दी बिगिनर्स। तो मेंस में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कट टू कट होने वाला है। सो इसलिए आप बस परसों के बाद से मेंस के लिए तैयारी करिए। स्टिल उन लोगों के लिए हु आर मे बी जिनका स्कोर होवर कर रहा है बिटवीन 95 to 100, उनको भी मैं कहूंगी कि वो ये ना करें कि कल के बाद और ज्यादा कहीं इस आंसर की से मैच कर रहे हैं, कहीं उस आंसर की से मैच कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा इस टेंशन में कि होगा कि नहीं होगा। हु आर होवरिंग बिटवीन 95 to 100, उनको भी मैं कहूंगी डू प्रिपेयर फॉर मेंस। और वैसे भी इन एनी केस अगर आपका नहीं होता है तो भी आपको मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना है। सो दिस आई वुड सजेस्ट। और इसमें मैं जैसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। जब 2020 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, आई वाज ऑन द बॉर्डर लाइन, और जिसमें कि मैंने 10 दिन, जब तक 10 या 15 दिन जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, इसी टेंशन में निकाल दिए। और मुझे लगता है कि अगर वो 10-15 दिन मैंने इफेक्टिवली यूटिलाइज किए होते, so maybe I would have seen my name in the merit list. So that is why by my personal experience also I would suggest कि अगर आप border line case भी हैं तो भी मेंस के लिए full fledged preparation कीजिए। चलिए, now for those who are feeling disheartened, जिन्होंने बहुत मेहनत की फिर भी due to some reason they could not score above the cut off, ठीक है, मे बी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अराउंड अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोबारा से वो पेपर देखिए, ठीक है। पहले तो आप एनालाइज कीजिए कि आपकी कट ऑफ कहाँ पर आप मैच नहीं कर रहे।
क्या आपका सीसैट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्या आपका जीएस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या आपके दोनों ही क्वालिफाई नहीं हो रहे? अगर आपका जीएस क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप उसमें क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए कि क्या गलत हो गया आपसे, ठीक है, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, क्या आपने एनवायरनमेंट को कम टाइम दिया, या आप करंट अफेयर्स ठीक से नहीं कर पाए। सो इसमें जो भी आपकी मिस्टेक है उस पे आपको वर्क करना है। देन सीसैट में अगेन, अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको देखना है कि आपने पेपर में आप बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी सीसैट को सॉल्व करने की, क्या आपने पहले पेपर को फ्लिप नहीं किया और एक आप जो पर्टिकुलर माइंडसेट से गए थे उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, और या फिर आपने क्वेश्चंस अपने ईगो पे ले लिए और उनको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। देन इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके 85 to 90 दे could have or they would have scored in this paper। अब बात क्या आती है कि कट ऑफ से पार कौन से बच्चे जाते हैं जो वो एक्स्ट्रा 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप और ज्यादा पढ़ने लगो, ठीक है, अगले साल के लिए जो मैं आपको सजेशन दूंगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बार और ज्यादा पढ़ने लगो, आप कोई रैंडम मटेरियल उठा लो, आप कोई और बुक पढ़ने लगो। इसमें बस आपको ये देखना है कि आपकी इंटेलिजेंस गेसिंग स्किल्स इंप्रूव हो, दैट इज थ्रू सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट। देन आपका काम और कंपोजर मेंटेन हो और सिली मिस्टेक्स आप ना करो। जिन बच्चों के 85 to 90 मार्क्स आ रहे होते हैं उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। या अगर आपने कुछ सिली मिस्टेक्स अवॉइड की होती है, आप बहुत ही ज्यादा पेशेंट होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा होता, तो आप भी कट ऑफ के पार होते। सो दिस वुड बी माई सजेशन फॉर दी स्टूडेंट्स। नाउ एज आई टोल्ड कि इसके बाद मैं एक सरप्राइज रेवलेशन करूंगी इस वीडियो में। सो इट इज कि अब मैं कंटिन्यूसली लाइव आंसर राइटिंग सेशंस लूंगी ऑन यूट्यूब, एंड इट विल फोकस मोर ऑन दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, जहां पे मैं उन्हें काफी वैल्यू एडिशन चीजें भी बताऊंगी। हाउ टू ऐड वैल्यू इन देयर आंसर्स, कौन सी बुक्स के आप कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो, न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स कैसे पिक कर सकते हो, ऑल दैट आई वुड बी टेलिंग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु विल बी अपीयरिंग इन द मेंस दिस ईयर, एंड गुड लक टू ऑल दोज ऑल्सो जिनका नहीं हो पाया इस बार प्रीलिम्स, ठीक है। आपको लेकिन देखो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना टाइम लीजिए 1-2 दिन का, देखिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, कैसे आप उन पे वर्क कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए दे माइट नॉट बी हैविंग फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द फैमिली, तो उनको आई वुड एडवाइज कि यू कैन टेक अप अ जॉब इफ यू हैव सम ऑप्शन। आप एक जॉब करिए, उसके साथ साथ अगर आप 3 to 4 आवर्स भी निकाल सकते हैं, सो यू विल बी एट अ स्टेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। So thank you so much and good luck to everyone.